हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाँ जी, एक कहावत सुनी होगी आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, जो वेस्ट कंट्रीज हैं। आप उनकी अगर बात करें तो आपने पिछले 100-150 साल के इतिहास में यह जरूर देखा होगा कि जब भी वो क्राइसिस की सिचुएशन में रहते हैं, उन्हें लगता है पूरा विश्व क्राइसिस में, पूरे विश्व को हील किए जाने की जरूरत है। और जब वो किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, किसी चीज पे अपना हक जता रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ उनका हक है, या ये जो एंजॉयमेंट है, ये जो खुशी है, ये सिर्फ उनके कारण है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द है अहंकार। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, वैश्विक तापन की, तो आपने जरूर बहुत सारे खतरनाक आंकड़े देखे होंगे जिसको देख के मानव मात्र घबरा जाए। और अगर आप पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो जो सबसे बड़ा रोल है, जिनका सबसे बड़ा भाग है, वो इन्हीं द ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज का है। और जब हम क्योटो प्रोटोकॉल या इस प्रकार की किसी संधि को होते देखते हैं तो सबसे ज्यादा दबाव किन पे पड़ता है? विकासशील देश या वो देश जो अभी विकास के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट अबाउट ग्लोबल नॉर्थ? वो तो हट जाते हैं। कोई ट्रंप जैसा राष्ट्रपति आ जाएगा, कहेगा कि हमारा क्या मतलब, हमको पेरिस क्या कहते हैं कॉप से क्या मतलब, हमें क्योटो से क्या मतलब, नागोया से क्या मतलब, कार्टाजीना से क्या मतलब, हम अलग हो जाएंगे। खैर, विश्व में अगर हम जैसे रशिया और यूएसए की बात करें, जो ग्लोबल नॉर्थ के दो बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी अगर बात करें तो लगभग 90% घरों में एसी हैं, एयर कंडीशनर्स हैं ऑफ एनी काइंड। भारत में बात किया जाए तो भारत में सिर्फ 5% है, लेकिन दबाव किस पे डाला जा रहा है? भारत पे। मैं मानता हूं कि भारत का 5% बहुत से विश्व के बहुत सारे परसेंटेज से ज्यादा होगा, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि हर आंकड़े रिलेटिव होता है, सापेक्षिक होता है, और सापेक्षिक आधार पर ही ये 5% का डेटा भारत को रिप्रेजेंट करता है। हुआ यह कि कुछ दिनों पहले भारत की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो तापमान है उसकी एक लिमिट तय की जाए कि 20 से कम और 28 से ज्यादा नहीं, तो 20 से 28 का एक रेंज रख दिया जाए, ताकि जो लोग बहुत हाई कूल पे चलाते हैं उससे जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वो समाज में न जाएं, और वे लोग जिनके पास एसी नहीं है, वे गरीब, शोषित, वंचित, दमित तबका, उनके लिए उस प्रकार का जो गर्मी का माहौल है वो न रहे। इस पे बहुत बात हो रही थी और इसी पे द हिंदू में आर्टिकल है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये आर्टिकल था राइट टू बी कूल का, ठंडा रहने के अधिकार की बात कर रहा था कि क्या भारत में या विश्व में वे गरीब वर्ग जो नहीं अफोर्ड कर पाते एसी को, जो मजदूरी करते हैं इसी माहौल में, क्या उन्हें ठंडा रहने का अधिकार नहीं है? हम इस पे ही बात करेंगे, ठीक है। पहले जान ले कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले जून 2025 की अगर बात करें तो 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान रखने का बात, एसी में तापमान रखने की बात की थी सरकार ने। बड़ा ही वाइज डिसीजन था क्योंकि बहुत पहले से इस पर बात हो रही थी। कुछ दिनों पहले तो 20 की बात भी नहीं थी, 24 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही थी। पर शायद जिस प्रकार की गर्मी भारत में पड़ती है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम न कर पाने की बात बड़ी ही भयावह हो जाती है, दुखदायी हो जाती है। यह चुनौती जो है, यह विकासशील देशों में कूलिंग की पहुंच की कमी, यानी कि जो ठंडा होने की कमी है उसकी पहुंच के कारण आज जलवायु परिवर्तन के युग में जीवन मृत्यु का प्रश्न बन गई। निश्चित तौर पर जीवन मृत्यु का प्रश्न बन गई है। यार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैं छोटा था, जब हम बच्चे थे, तो कूलर के सामने ही एक लग्जरी फील होती थी। आज के समय में एसी अगर ठीक ठाक ढंग से ठंडा नहीं कर रही तो आदमी घबरा जाता है कि कैसे जीवन चलेगा। आपके गाड़ी में, आपके व्हीकल में, आपके घर में अगर एसी नहीं है तो जिंदगी की कल्पना कई लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे लोग जिनके पास कूलर तक नहीं है, उनकी जिंदगी के बारे में कौन बात करेगा, कौन करेगा? देखिए, कल हम लोग इंदौर में थे और इंदौर में जो हमने लोगों का प्यार देखा, अद्भुत था। और उसी प्यार के बदले जो 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं स्टडी IQ मेन चैनल पे, हर स्टूडेंट को जो स्टडी IQIAS हिंदी को प्यार करता है, एक बड़ा तोहफा है। जो पहले 200 स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारे सभी, यानी 2026, 27, 28 के जो टारगेटेड बैचेस हैं, उन सभी बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं, 20,000 मिलेगा, माफ कीजिएगा, मैं तो स्पेशल बात ही बताने जा रहा था। 20,000 रुपए में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो लगभग 38-40 हजार का मिलता है, आफ्टर कूपन कोड ऑल्सो, वो आपको 20,000 का मिलेगा अगर आप मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल करेंगे, जो नीचे फ्लैश कर रहा है, ठीक है। तो पहले 200 स्टूडेंट को सभी कोर्सेज 20,000 में।
तो जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक के द्वारा ये हमारी वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ बात करनी है तो वी कैन डिस्कस ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, स्कैन करके जुड़ जाइए, मिलते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। और फिर मैं कुछ पीडीएफ नहीं भेज पा रहा हूं, मैं वापस से पीडीएफ भेजूंगा अपने चैनल्स पे, ठीक है। चलिए, क्या बात है, क्या है समस्या, क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एक असमानता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। वैश्विक स्तर पर असमानता को भी देख लेंगे। क्या है? भारत में शहरी क्षेत्रों में केवल 13% और ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1% घरों के पास क्या है, एयर कंडीशनर है, एसी है। तो डेटा बड़ा ही खतरनाक है, डरावना है। क्यों? क्योंकि जब हम भारत में पड़ने वाली गर्मी की बात करते हैं तो ये वही लोग हैं जो शायद कुछ रिलैक्स में रहेंगे, बाकी तो जो लोग सिर्फ पंखे की हवा के नीचे रह रहे हैं, बड़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है। क्यों? मैं डेटा भी बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल एसी का 72% हिस्सा है। तो 10% लोगों के पास 72% एसी है, आप समझ रहे हो? खैर, ये भी खतरनाक। दिल्ली में 32% घरों के पास एसी है, जबकि बिहार और उड़ीसा में यह आंकड़ा केवल 1% है। देखा आपने जो असमानता है। अंतरराष्ट्रीय असमानता की बात की जाए तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति कूलिंग के लिए खपत 7 अरब जूल है, ठीक है। भारत से 28 गुना, इंडोनेशिया से 19 गुना और ब्राजील से 13 गुना ज्यादा है। इसका मतलब भारत के हिसाब से भी देखा जाए तो इवन इंडोनेशिया, ब्राजील से भी पीछे भारत है। इसका मतलब क्या? प्रति व्यक्ति जो खपत है भारत में बहुत कम है। अमेरिका में भारत के 23 गुना है, ठीक है। तो स्थितियां असमानता की ओर दिखा रही हैं। विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में कम योगदान दिया है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के फायदों का अधिक हिस्सा पाया है, ठीक है। और क्या है आगे की बात? मृत्यु दर की गंभीर स्थिति क्या है? 2000 से लेकर 2019 के बीच में गर्मी के कारण विश्व में 4,89,000 मौतें हुई, माफ कीजिएगा, 4,89,000, लगभग 5 लाख मौतें हुई हैं, ठीक है। केवल भारत में इस अवधि में 20,000 से अधिक गर्मी की संबंधी मौतें हुई हैं, ठीक है। और क्या है? पिछले 20 वर्षों में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में गर्मी संबंधी मृत्यु की दर में 61% की वृद्धि हुई है। मतलब क्या है कि भारत में जो दरअसल 65 वर्ष से उम्र के ज्यादा के लोग मरते थे, उनमें जो गर्मी से, मौसम के कारण मरने वाले लोगों के परसेंटेज था उसमें कितना, 61% की क्या हुई है, वृद्धि हुई, 61% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्यों है यह समस्या, तो क्या है विकास मॉडल, क्या चीज? औपनिवेशिक विरासत। ग्लोबल नॉर्थ ने ग्लोबल साउथ पे प्रकृति और मानवों के बिना जो शर्त शोषण की बात की, हमें भी बताया ना कि ग्लोबल नॉर्थ के कारण जो गर्मी दिख रही है उसका भुगतान कौन कर रहा है? ग्लोबल साउथ कर रहा है ना। विकासशील देशों में अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति बहुत कम है, बहुत खराब है, तो उनके पास तो बहुत इस प्रकार का कुछ साधन था नहीं, है ना। उच्च उपकरण लागत और कम आय थी, तो हम बना भी नहीं सकते थे अपने साधनों को, उन्होंने बनाया और उन्होंने प्रकृति का दोहन किया, ठीक है। बुनियादी ढांचे की कमी क्या? कि खराब भवन डिजाइन और सार्वजनिक कूलिंग सुविधाओं का अभाव। जैसे आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो पूरी मेट्रो कूल रहती है, उसमें एसी चलता रहता है, लेकिन क्या भारत के सभी शहरों की स्थिति है? 3-4 शहरों, 5 शहरों में जहां मेट्रो चलती होगी वहां की बात होगी, बाकी जगहों को क्या? तो इस प्रकार की चीजों का अभाव है। और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत कमियां दिखी जाती हैं। कुछ घर बाय डिफॉल्ट ऐसे बने रहते हैं कि ठंडे होते हैं, मैक्सिमम घर इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि बिल्डर का फायदा हो जाए, बाकी चीजें क्या गई साइड में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के दुष्चक्र क्या है? बढ़ते तापमान की चुनौती। भारत के किसानों की फसलें असामान्य बर्फबारी और विनाशकारी गर्मी की लहरों से बर्बाद हो रही हैं। अभी तो हमने बाढ़ के कारण भी बर्बाद होते देखा। बिहार की बात करें, हम बात करें पंजाब की, हम बात करें बंगाल की, ये हर चीज को इस बात को सिग्निफाई करती है कि कहीं ना कहीं जो प्रलयंकारी बदलाव हो रहे हैं प्रकृति में, ये भारत जैसे देश जो कृषि प्रधान देश है, उसकी जो कृषि पे अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसके लिए सही संकेत नहीं है ना। शहरी गर्मी के प्रभाव में स्थिति गंभीर होती जा रही है। गर्मी की लहरें हीट स्ट्रोक और थकावट जैसी घातक बीमारियां मृत्यु का कारण बन सकती हैं। हर गर्मी में हम लोग डेटा सुनते हैं कि इतने लोगों का हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से मृत्यु, बड़ी गंभीर बात है, ठीक है। चलिए, कैसे प्रभावित करती है? पहली बात तो कामगारों की दुर्दशा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 में विश्व की 70% से अधिक कार्यबल अत्यधिक गर्मी की चपेट में था। अत्यधिक गर्मी की 70% से ज्यादा कार्यबल, ठीक है। और क्या है? इसमें से 23 मिलियन व्यावसायिक चोटें हुई थी और लगभग 1900 लोगों की मौत किससे हुई थी? गर्मी के कारण हो गई थी इसमें, है ना। भारत में 80% समय कृषि निर्माण और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे बाहरी कामों में लगे हैं, तो निश्चित तौर पे ये इस प्रकार की हीट और हीट वेव का सामना बहुतायत करते होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव क्या है? चिकित्सा सुविधाओं की कमी। क्या 2022 में उच्च आय वाले देशों में अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की कमी थी। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति का मतलब है कि क्रेडिबल लाइट, जैसे कि 2 घंटे आई और 22 घंटे नहीं आई तो इसको विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा। 22 घंटे आई, 2 घंटे नहीं आई तो फिर भी उसको विश्वसनीय कहा जा सकता है ना।
लेकिन निम्न मध्यम और निम्न आय वाले देशों में लगभग 1 अरब लोग अविश्वसनीय या बिना बिजली आपूर्ति वाली सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो बिजली की समस्या तो भारत और भारत के गांवों की एक बड़ी सच्चाई हमेशा से रही है कि इवन शहरों की बात कर लें, दिल्ली जैसे महानगरों को छोड़ दे, वरना बिजली की आपूर्ति में जो कटौती होती है वो भी, और खासकर दिन में कटौती हो जाए, आदमी बिलख जाता है गर्मी के कारण, ठीक है, तड़प जाता है गर्मी के कारण। भारत सरकार ने क्या किया था? भारत सरकार ने क्या कहा था कि 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से अधिक न रखने का एक नियम बनाने की जो बात की है ना, इस नियम को बनाया है और उसको कहीं ना कहीं जल्दी ही बड़े स्तर पे ये प्रभावी रूप से अमल पे लाना चाहते हैं। भारत में जो पर्यावरणविद है वो कहते हैं एक सही दिशा में लिया गया कदम है, जो निश्चित तौर पे भारत में पर्यावरण की स्थिति को लंबे समय में बदलेगा। अभी नहीं, लगेंगे 5 से 10 वर्ष स्थिति बदलने में लगेंगे, ठीक है। चलिए, और क्या है, सालाना 20 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत होगी। अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत होगी, बड़ी बात है ना। 16 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो हर तरीके से विन विन सिचुएशन है भारत के लिए, है ना। नीति की सीमाएं क्या है? थोड़ी सी मूलभूत समस्याओं केंद्रों की पहुंच का मुद्दा, केवल 5% भारतीयों के पास एसी है, तो कितना तुम बदल लोगे, कितना कर लोगे, है ना। असमानता का क्या? अमीर लोगों के लिए ऊर्जा बचत, गरीबों के लिए कोई राहत नहीं। गरीबों के लिए कुछ खास बहुत राहत तो मिलेगी नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि इस प्रकार के जो भी स्कीम्स बनते हैं, जहां पे एसी की हम बात कर लें, वॉशिंग मशीन की बात कर लें, कुछ दिनों पहले मैंने इस पे वीडियो किया था और मैंने इसी बात को तय किया था कि आप जब स्कीम्स की बात करते हैं या कई बार करों की बात करते हैं, यो तो देखने में बड़े बदलाव वाले लगते हैं, पर अपनी मूल प्रकृति में वो रिग्रेसिव हो जाते हैं। वो रिग्रेसिवनेस यहां पे भी देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्र में जो दोहरे मानदंड है उनको देख लेते हैं। तो विकसित देशों की स्थिति क्या है कि यूरोपीय हीट वेव के दौरान जब लंदन और पेरिस में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, तो कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तुरंत सार्वजनिक निवेश किया गया। उन्होंने किया, इस बात पे निवेश किया। भारत में भी ये सारी चीजें सेकेंडरी स्तर पे चली जाती हैं, ठीक है। 1990 से यूरोप में एसी का स्वामित्व 2 गुना हो गया है, डबल हो गया है ना। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान क्या है कि 2050 तक ये 4 गुना बढ़ जाएगा, यूरोप की बात की जाए तो। लेकिन दोहरे मानदंड क्या है, जो डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, कि जब उत्तरी देशों में यानी कि ग्लोबल नॉर्थ में कूलिंग की मांग बढ़ती है तो इसे आवश्यक अनुकूलन उपाय कह दिया जाता है कि ये जरूरी है भाई, हमको जरूरत है तो सबको जरूरत होगी, हमें नहीं जरूरत है तो किसे जरूरत है ना। उसके अलावा लेकिन जब दक्षिणी देशों में ही मांग बढ़ती है तो इसे उत्सर्जन समस्या, अरे इमिशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि जो मजबूत है वही अपनी बातों को रख देता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हैं। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि भारत में एसी और एसी के कूलन की बात, जो टेम्परेचर बढ़ता है, ये बहुत स्तर पे एक सीवियर प्रॉब्लम है। जहां पे हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो ये सामाजिक न्याय से भी जुड़ जाता है, सोशल जस्टिस से भी जुड़ जाता है कि भारत में चलो 5% लोगों के पास ही अगर एसी है, मैं कहता हूं 10% लोगों के पास एसी है, बाकी जो 90% लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्या उनके लिए सरकार को इस प्रकार की स्कीम पे और इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक स्तर पे कुछ बढ़ावा, या एटलीस्ट हम लोग कई बार मजाक में बात करते हैं कि एसी पे सब्सिडी दी जाए। चलो एसी नहीं दे रहे हो, कूलर पे सब्सिडी दो, कम से कम वो जो मई और जून की घातक गर्मी पड़ती है वहां पे कुछ रिलैक्स मिल सके। शायद सरकार बहादुर जब गंभीर होकर किसी मुद्दे पे विचार करेंगे, एसी रूम से निकल के किसी खेत खलिहान में बैठ के किसी पॉलिसी को बना रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे इस बात को सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में दूर बैठा कोई किसान उस गर्मी के प्रकोप से जब झुलस रहा है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे। तो चलिए, आशा करता हूं कि सरकार इस पे ध्यान देगी और इस पे आगे काम करने का प्रयास करेगी। चलिए ठीक है। बाकी जैसे मैंने भी बताया कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो हिंदी साहित्य के बैच में भी आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। आप यूज करेंगे विकास लाइव, और ये जो कोड है विकास लाइव का, इससे आप जिस बैच में जुड़ेंगे वो बैच शुरू हो चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल क्लासेस हैं वो अगले हफ्ते से शुरू होंगी। तुलसीदास से बैच शुरू हो रहा है, मैं ही पढ़ाता हूं। हिंदी साहित्य के क्या फायदे मैं ऑलरेडी विभिन्न वीडियो में बता चुका हूं। अगर वहां पे आप जाके वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें तो आपको चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं यार नए किसी वीडियो में, बात की जाएगी। तब तक मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, कोर्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात की जाएगी आपसे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।